हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के CET 10+2 एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हूबहू एग्ज़ाम में छपने जैसे कुल 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध बेराठ सभ्यता के उत्खनन से नहीं है? बेराठ सभ्यता के उत्खनन से क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी, डॉक्टर केदारनाथ पुरी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस कम समय में आपको एक शानदार तैयारी करनी है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो हूबहू छपेंगे, गारंटी है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्या हो जाएगा? बेराठ सभ्यता के उत्खनन से तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर केदारनाथ पुरी इससे संबंधित नहीं है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस सभ्यता से संबंधित है? आपको याद रखना है, रेड सभ्यता से। और रेड सभ्यता कहाँ है? आपकी टोंक जिले में। नेक्स्ट है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में कथन पढ़ते हैं, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्गों के अवशेष पर इस दुर्ग की नींव महाराणा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी में रखी गई थी। बिल्कुल सही है। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। कर्नल टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रुस्कन से की है। यह भी कथन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सही है। यह दुर्ग महाराणा प्रताप व उदय सिंह की जन्मस्थली रही है। गलत हो जाएगा दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का तो जन्म हुआ था, लेकिन उदय सिंह जी का जन्म आपका कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये कथन आपका गलत दे रखा है। इस दुर्ग में मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। कहाँ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये भी आपका सही है। असत्य बताना था, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जोधपुर चित्रशैली से की नहीं है? जोधपुर चित्रशैली की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार वीरजी भाटी ने पाली के विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। बिल्कुल सही है। ये पूरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी विशेषता है। बिल्कुल सही है। आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट चित्र इस शैली की विशेषता रही है। नहीं होगा दोस्तों। जो आदम कद और बड़े पोर्ट्रेट चित्र शैली है, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? ये आपके जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। और अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास भाटी, माधव सिंह, शिवदास, राय सिंह भाटी आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो ये सही होगा। जोधपुर चित्र शैली से संबंधित कौन से हैं? ये। तो तीसरा आपके जयपुर शैली से संबंधित है, तो इसका गलत आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ये गलत कथन दे रखा है, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना किसने की? चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चिड़ावा सेवा समिति, तो ये थे आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कब की थी दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए तो 1922 ईस्वी में की थी। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी भी दोस्तों आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। सुमेलित करना है दोस्तों, ग्रंथ और लेखक दे रखे हैं। इस सुमेलित करने के क्वेश्चन से दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है दोस्तों अमीरनामा। तो अमीरनामा किसके द्वारा लिखा गया? आपके मुंशी भुसावन लाल द्वारा लिखा गया, याद रखना है। इसमें क्या है आपका? अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित ये ग्रंथ है अमीरनामा। इसके बाद क्याम खां रासो, ये किसके द्वारा? तो ये जान कवि द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों जो आपके चौहानों का वत्स गोत्री बताया गया है। प्रताप रासो, तो प्रताप रासो किसके द्वारा? जाचक जीवन द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है आपका? अलवर के जो प्रताप सिंह हैं इनके जीवन से संबंधित ये है प्रताप रासो। और छत्रपति रासो ये काशी छंगाणी जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है? आपके बीकानेर का इतिहास है। और दोस्तों बीकानेर का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आपका मतीरे की राड़, इसका दोस्तों वर्णन आपके छत्रपति रासो में मिलता है। तो ये सभी सुमेलित कर रखे हैं। इन ग्रंथों को याद कर लेना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका लोकनाट्य और क्षेत्र। ये भी दोस्तों सुमेलित करने का क्वेश्चन है। लोकनाट्य,
रम्मत लोकनाट्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रम्मत आपके बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर और जैसलमेर की। इसके बाद तमाशा, तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा दोस्तों आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद नौटंकी, तो नौटंकी दोस्तों आपके भरतपुर और साथ ही आपको याद रखना है अलवर। अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है आपके नौटंकी। और चार बेत कला, तो चार बेत कला दोस्तों आपके टोंक की हो जाएगी। लोकनाट्य और संबंधित जनजाति, लोकनाट्य और संबंधित लोकनृत्य और संबंधित जनजाति दे रखी है। गेर दोस्तों, गेर हो गया, गवरी हो गई, युद्ध नृत्य हो गया, ये सभी किनका है? आपका बिलो का है। इसके बाद मावलिया, मावलिया नृत्य किसका है? तो मावलिया दोस्तों आपके कथोड़ी जनजाति का है। इसका है कथोड़ी का। इसके बाद दोस्तों मांदल दे रखा है, तो मांदल हो गया आपका, वालर हो गया, कूद हो गया, जवार नृत्य हो गया, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी गरासिया जनजाति के हैं। इसके बाद में रणबाजा हो गया, तो रणबाजा किसका है? मेव जनजाति का है। रणबाजा के साथ आपको याद रखना है रतवाई, रतवाई ये भी दोस्तों आपके मेव जनजाति का नृत्य होगा। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उनको बता के चलूंगा, अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। लोक देवी शीतला माता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण में स्थित है, बिल्कुल सत्य कथन है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? आपके चाकसू, जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध इन्हें सेढल माता या महामाई माता भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, चेचक की देवी के रूप में इन्हें सेढल और महामाई माता भी कहते हैं। किन्हें? शीतला माता को। तो ये सही है। शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया, बिल्कुल सही है। चाकसू में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, गलत होगा दोस्तों। चाकसू में मेले का आयोजन होता है लेकिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। कब होता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो आपको याद रखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है? चौथा कथन सत्य नहीं है। मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है। लालदास जी का जन्म, विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन स्थान, जसनाती संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ और जाम्बोजी की समाधि स्थल। तो ये दोस्तों आपको सुमेलित करना है, बताना है। तो लालदास जी का जो जन्म स्थान है ये क्या होगा? लालदास जी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? आपका दौली दूब होगा, दौली दूब में हुआ था। इसके बाद विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन, तो ये कहाँ हुआ था? आपके समराथल बीकानेर में हुआ था। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, तो कौन सा है आपका? सिंबुदड़ा है। एक और याद रखना है दोस्तों, दो ग्रंथ, सिंबुदड़ा या कोंडा, ये दोनों ही दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद में जाम्बोजी का समाधि स्थल, तो ये मुकाम तालवा, और ये कहाँ पड़ता है आपका? मुकाम तालवा बीकानेर में। धींगा गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। धींगा गणगौर, धींगा गणगौर पूछ लिया जाए कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। धींगा गणगौर की शुरुआत किसने की थी? तो महाराजा थे राज सिंह। कौन थे दोस्तों? राज सिंह। इनके द्वारा दोस्तों धींगा गणगौर की शुरुआत की गई थी। और धींगा गणगौर मनाई किस तिथि को जाती है? तो ये मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। आभूषण और अंग दे रखे हैं, बताना है आपको आभूषण और अंग, सुमेलित करना है। तो सुरलिया, अगोटिया, ये सभी कहाँ के आभूषण हैं? तो सिरलिया, अगोटिया सभी आपके कान के आभूषण हैं। इसके बाद में आंवला, नेवरी, तो आंवला नेवरी ये कहाँ के हैं? तो ये आपके पैरों में पहने जाते हैं। बोर, टीका, तो बोर, टीका वगैरह ये सभी सिर के आभूषण हैं। चूनी, चौंप, ये सभी नाक के आभूषण हैं। इनको सिंगल में भी आपको याद रखना है। अगला है आपका पर्वत, चोटी और ऊंचाई दे रखी है। पर्वत चोटियाँ दे रखी हैं और उनकी ऊंचाई दे रखी है, इनको सम्मिलित करना है। पर्वत, चोटी और ऊंचाई। पहले दोस्तों बाबाई दे रखी है। बाबाई है कहाँ है ये आपको याद रखना है। बाबाई चोटी कहाँ है? आपकी नीम का थाना जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपके 780 मीटर। इसके बाद सायरा दे रखा है। सायरा दोस्तों आपकी उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है सायरा की? तो ये है आपकी 900 मीटर। इसके बाद तारागढ़, तो तारागढ़ कहाँ है आपके? तारागढ़ चोटी अजमेर में है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपकी 873 मीटर। और इसके बाद में रोजा भाकर आपकी जालोर जिले में है और इसकी है आपकी 730 मीटर। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या का संबंध रेंगती मृत्यु से है? रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है दोस्तों? रेंगती मृत्यु, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। रेंगती मृत्यु, तो रेंगती मृत्यु दोस्तों आपके मृदा अपरदन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है दोस्तों। वन श्रेणी और कुल वनावरण में योगदान। दोस्तों जो आपकी भारत वन रिपोर्ट 2021 है उसमें दोस्तों राजस्थान में कुल कितने 4.87%, भारत के कुल 4.87% वन राजस्थान में है और उसको वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं दे रखा है? तो 4.87% में से अति सघन वन 0.02% है, बिल्कुल सही है। मध्यम सघन वन आपका 1.27% है, बिल्कुल सही है। खुले वन दोस्तों 2.57% दे रखा है, गलत होगा। 3.57% आपके खुले वन हैं और झाड़ियाँ कितनी है दोस्तों आपके 1.41%। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। भारत के कुल वनावरण का कितना है राजस्थान में? 4.87% है। नस्ल और पशु और नस्ल दे रखी है, कौन से पशु की कौन सी नस्ल है आपको बतानी है। इनसे भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो गाय की कौन सी? मालवी, सांचोरी, थारपारकर, गिर, राठी, हरियाणवी, ये सभी आपके गाय की नस्ल है। इसके बाद भैंस की मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, ये सभी भैंस की नस्ल है। भेड़ की मालपुरा, चोखला, सोनाड़ी, नाली, पुगल, मंगरा, ये सभी भेड़ की नस्ल है। और बकरी की दोस्तों आपको याद रखना है लोही, बरबरी, जखराना, सिरोही, जमुनापुरी, बीतल, ये सभी दोस्तों आपके बकरी की नस्ल है। तो सभी सुमेलित कर रखी थी, आपको याद रखना है। शुभंकर और जिले, वन्य जीव शुभंकर दे रखे हैं और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दोस्तों भट्ट तीतर, ये कहाँ का वन्य जीव शुभंकर है? तो भट्ट तीतर आपके कहाँ का है? बीकानेर का है। शाहीन कहाँ का है? शाहीन आपके सीकर का है। कब्र बिज्जू दोस्तों आपके उदयपुर का है। और चीतल कहाँ का है? आपके जयपुर का। चीतल कहाँ का है दोस्तों? आपके जयपुर का। चीतल आपके जयपुर का। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ दोस्तों, जो सांभर है, सांभर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं। जो अधिकतम बताना है, अधिकतम शहरी बताना है और अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात बताना है, कौन सा सही होगा? आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अधिकतम शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो है दोस्तों आपका 985। और जो ग्रामीण लिंगानुपात है अधिकतम वो है 1003। और ये किस जिले का है? तो ये है दोस्तों टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है, और ये है दोस्तों आपका पाली का जो कि ग्रामीण लिंगानुपात है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यटन महोत्सव और स्थान बताने हैं, क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ऊंट महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। कब मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये कब मनाया जाता है? आपका जनवरी माह में मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपका मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव आप सभी को पता है जैसलमेर में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका फरवरी में। इसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ पे? कोटा में। और ये आपका फरवरी में। और इसके बाद में शरद महोत्सव, तो शरद महोत्सव दोस्तों आपका माउंट आबू में मनाया जाता है। और ये किस माह में मनाया जाता है? आपका दिसंबर में। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें बता के चलूँगा दोस्तों, आपको तैयारी शानदार तरीक़ा से करवानी है। निम्न को सुमेलित करना है दोस्तों। उत्कृष्टता केंद्र दे रखे हैं, कौन सा उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में है आपको बताना है। सबसे पहले है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र।
सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ है आपका? तो ये दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है। सब्जी फलों का उत्कृष्टता केंद्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहाँ है आपका? बूंदी जिले में। इसके बाद औषधीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र, तो ये मावली उदयपुर में है। और सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र, तो ये नाता कोटा में है। कहाँ दोस्तों? नाता कोटा में। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंदिरा गांधी नहर के संबंध में असत्य कथन बताना है, कौन सा होगा? इसकी रूपरेखा बीकानेर के सिंचाई अभियंता श्री कंवर सेन ने 1948 ईस्वी में की थी, बिल्कुल सही है। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ ने इसकी आधारशिला रखी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर कथन आपको याद रखना है। ये भी सही है। इसका उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्याज नदियों के संगम पर बने हरिके ब्याज से होता है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है कहाँ से होता है? हरिके बैराज से, तो ये भी सही है। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, गलत है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है आपको याद रखना है, कितनी हो जाएगी? 449 किलोमीटर है कुल लंबाई। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, असत्य चौथा होगा। निम्न में से किस लोक कला का संबंध जयपुर से नहीं है? जयपुर से कौन सी संबंधित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। मुरादाबादी कार्य, कुंदन कला, कोफ्तगिरी, तारकशी कला, इनमें से जयपुर की कौन सी नहीं है? जयपुर की इनमें से बतानी है आपको। तो जो आप सभी को पता है दोस्तों, तारकशी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके नाथ द्वारा की, तो ये जयपुर की नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है, मुरादाबादी कार्य, कुंदन कला, कोफ्तगिरी, ये इन सभी का संबंध आपके जयपुर से है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया। नोख जैसलमेर में 925 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास अडानी ग्रुप द्वारा किया गया। फतेहगढ़ फेज 1B का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। पूगल बीकानेर में 1450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पहला और चौथा जो कथन दे रखा है ये आपका सही होगा। 2 जो कथन दे रखे हैं इसमें भी दोस्तों आपको बता देता हूँ। नोखा जैसलमेर में जो 925 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पार्क है, इसका विकास दोस्तों आपके किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट द्वारा। और इसके बाद में जो फतेहगढ़ फेज 1B है, इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क द्वारा। तो इन दोनों कथनों में दोस्तों आपको करेक्शन रखना है। फतेहगढ़ फेज 1B में किसका है दोस्तों? आपके अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का। और नोख जैसलमेर में जो है इसका किसके द्वारा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो कौन सा पहला और चौथा सही है? तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों। युद्ध दे रखे हैं और सूची दे रखी है, ईस्वी क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आपका गागरोन का युद्ध दे रखा है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। किस के बीच हुआ था दोस्तों? राणा सांगा वसेज महमूद खिलजी। इसके बाद सारंगपुर का युद्ध आपको बताना है दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध किस के कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों आपके 1437 ईस्वी में। किसके बीच? कुंभा और खिलजी के बीच। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच। इसके बाद सुमेल का युद्ध, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, ये हुआ था 1544 में। और जो मालदेव के सेनापति थे जेता कुंपा, इनके और शेरशाह सूरी के बीच। इसके बाद साहेबा का युद्ध। तो साहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1541-42 ईस्वी में। और ये किन के बीच हुआ था? मालदेव और राव जेतसी के बीच। किन के बीच? जो मालदेव और जेतसी है, राव जेतसी थे बीकानेर के और मालदेव थे जोधपुर के। इन दोनों के बीच में साहेबा का युद्ध हुआ था।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की जो जालोर विजय है इसका वर्णन किसमें मिलता है? जालोर विजय कब की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने? 1311 ईस्वी में। और किसमें मिलता है? आपका जो कानड़दे प्रबंध है, कौन सा है दोस्तों? कानड़दे प्रबंध। इसमें दोस्तों आपके जालोर विजय का जो है वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई आपके कवि पद्मनाभ द्वारा। किसके द्वारा? पद्मनाभ द्वारा। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी दोस्तों? तो ये थी शांता त्रिवेदी। आपसे पूछ लिया जाए महिला परिषद की स्थापना कब की, तो आपके 1947 ईस्वी में की थी। किसान और किसान आंदोलन सम्मिलित कर रखा है, कौन सा युग्म सम्मिलित है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सम्मिलित है आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है कर्मानंद व पेमाराम। तो ये किससे संबंधित है? तो ये राजगढ़ किसान आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही दे रखा है। नानक बिल व देवीलाल गुज्जर, तो ये नानक बिल और देवीलाल गुज्जर किससे संबंधित है? आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और नानजी एवं ठाकरी पटेल, नानजी एवं ठाकरी पटेल, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इनमें दोस्तों एक ही है जो सुमेलित दे रखा है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। एक ही सुमेलित दे रखा था इसमें। नानक बिल व देवीलाल गुज्जर बूंदी से संबंधित है और नानजी व ठाकरी पटेल बिजोलिया से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य संघ किन किन को मिलाकर बना गया? मत्स्य संघ का निर्माण कब किया गया दोस्तों? आपके 18 मार्च 1948 को। और इनमें क्या क्या मिलाया गया था दोस्तों? तो इनमें आपके ABCD रियासतें मिलाई गई थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म नदी और उसके उद्गम स्थान से सुमेलित नहीं है? नदी और उसके उद्गम स्थान से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ियां दे रखा है, बिल्कुल सही। बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में दोस्तों आपके बाणगंगा नदी का बैराट की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही। बाणगंगा नदी कह दीजिए, अर्जुन की गंगा कह दीजिए, इसका जो उद्गम है बैराट की पहाड़ियों से होता है। माही नदी खमनोर की पहाड़ियां दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपके बनास निकलती है। और माही नदी का उद्गम कौन सा है? तो माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों जो मध्य प्रदेश का धार जिले में अमरोरू की जो पहाड़ियां हैं। कहाँ की दोस्तों? अमरोरू की पहाड़ियां, यहाँ से दोस्तों आपके माही नदी का उद्गम होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है दोस्तों स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर दे रखे हैं और इनसे संबंधित खनिज दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित होगा? तो बीकानेर दे रखा है। बीकानेर से कौन सा संबंधित है दोस्तों? बीकानेर से आपका संबंधित है जिप्सम। इसके बाद जोधपुर, तो जोधपुर का दोस्तों कौन सा है आपका? लाइमस्टोन। जयपुर से कौन सा संबंधित है? जयपुर से दोस्तों आपका लिग्नाइट हो जाएगा। और जामन कोटड़ा से आपका रॉक फॉस्फेट होगा। मंडिया दे रखी है दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में मंडियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, अब भी आपको याद रखना है। ऊन मंडी, ऊन मंडी कहाँ है दोस्तों? तो ऊन मंडी आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। इसके बाद में संगमरमर मंडी, तो संगमरमर मंडी दोस्तों आपके किशनगढ़ राइट आंसर होगा। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर आपके कोटा को कहा जाता है। और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। गवर्नमेंट सिटी, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, ये सभी दोस्तों आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची दे रखा है दोस्तों, सुमेलित करना है। उद्योग दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, कौन सा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ से सुमेलित करना है आपको। क्या हो जाएगा?
ब्यावर का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्यावर का, तो ब्यावर का कौन सा आपका वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। भरतपुर, तो भरतपुर का कौन सा दोस्तों? आपके सरसों तेल। इसके बाद है श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर से कौन सा संबंधित है दोस्तों? श्री गंगानगर से दोस्तों आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। और केशवाना गुजर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? कागज से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही दे रखे हैं। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पत्र त्याग सकेगा। तो कौन कौन से सत्य हैं, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके सही दे रखे हैं। तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 सही, सब चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किस में लिखा हुआ है, कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 164(1) क, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है दोस्तों? कौन सी धारा में है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? धारा 22, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(ट) के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी और सी कथन सही है, क्योंकि पहले कथन में दोस्तों जो इसका जो निर्माण दे रखा है अप्रैल 1994, ये गलत दे रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जुलाई 1994 में हुआ था। तो पहला कथन गलत होगा, बी और सी इसमें सही होंगे। पहले में आपको करेक्शन करना है, इसका जो गठन है ये जुलाई 1994 में हुआ था। तो बी और सी, तीसरे ऑप्शन में बी और सी राइट होगा। मध्यकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। स्यंदपति, पीलूपति, पायकाधिपति, कोटपाल, ये सभी किसे कहा जाता था, आपको बताना है। तो स्यंदपति, स्यंदपति किसे कहा जाता था दोस्तों? तो किसे कहा जाता था? रथ का जो सेना नायक होता है, रथ सेना का जो नायक होता था उसे स्यंदपति कहा जाता था। पीलूपति, पीलूपति किसे कहा जाता था? तो हाथियों की जो सेना है का सेना नायक आपका पीलूपति कहा जाता था। वायकाधिपति, पायकाधिपति, पायकाधिपति किसे कहा जाता था? तो पायकाधिपति दोस्तों आपके जो पैदल सेना का जो नायक होता था वह पायकाधिपति कहलाता था। इसके बाद कोटपाल, तो कोटपाल दोस्तों आपका जो दुर्ग का अधिकारी होता था उसे कहा जाता था। राजस्थान में सूखा संभावित
कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो आपके क्या हो जाएगा? 1974-75 में हुआ था। स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा के बजट में की गई? स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों 2017-18 के बजट में की गई थी। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है दोस्तों? कौन सा विभाग हो जाएगा? तो आपके आयोजना विभाग होगा। कौन सा दोस्तों? आयोजना विभाग। सागरमल गोपा के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1920 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज तथा आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकों की रचना की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो पहला कथन ही दोस्तों इसमें आपका असत्य है। दूसरा और तीसरा राइट है, याद रखना है। इनमें दोस्तों जो 1920 दे रखा है ये गलत होगा। इन्होंने जो सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी, कब की थी? 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। तो कौन सा केवल एक असत्य है? असत्य बताना था। सूची दे रखी है, इसको सुमेलित करना है दोस्तों। नाम दे रखे हैं दोस्तों और कौन सा क्या होता है आपको बताना है। मृत्यु भोज की जो प्रथा दे रखी है, किस जनजाति की मृत्यु भोज की प्रथा को क्या कहा जाता है आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दोस्तों आपका कट्टा या खूंटा। कट्टा या खूंटा क्या कहलाता है? तो कट्टा या खूंटा दोस्तों आपके जो भील जनजाति की मृत्यु भोज की प्रथा होती है, इसे कट्टा या खूंटा कहा जाता है। इसके बाद लोकामी। तो लोकामी दोस्तों जो आपके सहरिया जनजाति की जो मृत्यु भोज प्रथा है, ये आपके लोकामी कहलाती है। इसके बाद मौसर या नुक्ता। मौसर या नुक्ता दोस्तों जो मीणा जनजाति की मृत्यु भोज की प्रथा है, इसे मौसर या नुक्ता कहते हैं। और कांदिया या मेक, ये गरासिया जनजाति की मृत्यु भोज प्रथा कहलाती है। दोस्तों समय के अभाव के कारण क्लास यहीं बंद करनी पड़ेगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।